आप तमाम को याले मदद। मेरा नाम रबाब है और मेरा ताल्लुक सलीमाबाद आरईसी से है। और आज हम तमाम यहाँ एक सेशन के लिए जमा हुए हैं जिसका उन्वान है रीड, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सबसे पहले मैं आप तमाम को इतरफ और करीमाबाद और इतरफ और गुलशन की जानिब से इस सेशन के अंदर फॉर्मली वेलकम करती हूँ। अगर हम बात करें फ्यूजन सीरीज की, तो फ्यूजन सीरीज इज अ सीरीज ऑफ सेशंस जो कि हमारे आरईसी के टीचर्स, मैनेजमेंट, एलसीज एंड एचआरई स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरैक्टिव सीरीज की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि उनकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सके। मुझे निहायत ही खुशी है कि आज हमारे साथ हमारी आरईसी का एक कीमती सरमाया मौजूद है जो कि वर्चुअली भी मुख्तलिफ शोबों में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स की रिलीजियस एजुकेशन को कंटिन्यू रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं तो इस सेशन से पहले मिस कुरतुलैन फहीम ने एक सेशन बउनवान बुक रीडिंग पर कंडक्ट किया था। किसी भी किताब को पढ़ना, उस पर गौर व फिक्र करना और उसे अपनी जिंदगी के अंदर रिफ्लेक्ट करना, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत अहम है। आज इसी कॉन्सेप्ट को हमारे लेक्चरर आप तमाम के सामने पेश करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर फहीम हुसैन। अगर मैं आपको मिस्टर फहीम हुसैन के बारे में बताऊं तो वो इस वक्त एक टीचर एजुकेटर की हैसियत से इंस्टीट्यूट ऑफ स्माइली स्टडीज लंदन में स्टेप प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं और वो इस इंटरनेशनल लेवल मास्टर्स प्रोग्राम की टीचिंग एंड लर्निंग कंपोनेंट्स, डिजाइन और अदायगी में अपना लीडिंग पोजीशन पर किरदार अदा कर रहे हैं। वो प्रोग्राम लीडर फॉर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इन एजुकेशनल लीडरशिप हासिल कर चुके हैं और फैकल्टी और टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। 2019 में उनकी इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोचेस और स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए की गई अनथक काविशों की बुनियाद पर उन्हें फेलोशिप ऑफ हायर एजुकेशन एकेडमी यूके के अवार्ड से भी नवाजा गया। साथ ही साथ वो द हिस्टोरिकल एसोसिएशन यूके और एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स इन रिलीजन एंड एजुकेशन यूके के भी मेंबर हैं। इसके साथ वो एक कामयाब कैंप ग्लोबल एनकाउंटर्स जो कि मुंबासा कीनिया आगा खान एकेडमी ऑर्गेनाइज करवाती है, वो उस कैंप के अंदर एज ए लीडिंग फैकल्टी वॉलंटियरल कैपेसिटी के अंदर हम तमाम जमात को अपनी सलाहियतों से सर्व कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू फहीम सर। Thank you so much for inviting me today this evening और thank you आप लोग जो आज यहाँ पर आए हैं संडे की शाम इस महफिल में गुजारने के लिए। आज बिफोर वी गो अराउंड मुझे दो तीन चीजें खाली जूम कीपिंग के हवाले से बतानी थी। थ्रू आउट दिस सेशन फील फ्री टू यूज द चैट बॉक्स। कोई भी सवाल, कमेंट, कोई भी चीज अगर आपको समझ ना आई हो या अच्छी लगी हो, इन एनी केस आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द सेशन लेटर ऑन आप कुछ शेयर करना चाहें, जस्ट रेज हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और थ्रू आउट द सेशन कोई भी रिएक्शंस हो, दैट विल मेक मी फील अलाइव बिकॉज करंटली आई सी Iram and 65 other black boxes, which is quite so yeah, if possible, it would be nice to see you all as well. Thank you, Naveed. Okay. This is the second session in this series और मुझे बताया गया कि फर्स्ट सेशन के अंदर आप लोगों ने इस पर बात की थी कि कैसे क्या रीड करना है, कैसे इसको सेलेक्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आज हमने सोचा कि क्यों ना सफर को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं और कुछ नैरो और स्पेसिफिक चीजों के ऊपर काम करें, टेकिंग अ स्टेप अहेड फ्रॉम वेयर यू गाइस लेफ्ट लास्ट टाइम। I don't claim myself to be any expert in reading, thinking, or even reflecting. But what I can do is I can say is I am a fellow traveler. और मुझे ये कहा गया कि ये अहले ज़ौक़ की महफिल है, तो इसमें बैठेंगे और कुछ बातें करेंगे, and I hope everybody will enjoy that today.
मेरे साथ आज इरम यहाँ पर हैं। आप में से काफी लोग इरम को जानते होंगे। इरम ने तरफ करीमाबाद के लिए भी काफी काम किया, अलियाबाद के अंदर आरईसी टीचर रही हैं, करंटली जिपिश से ग्रेजुएट किया है इन्होंने, एंड शी हैज एन एक्सटेंसिव बैकग्राउंड इन लिटरेचर फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एंड सवास यूनिवर्सिटी इन लंदन बोथ, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आज इरम यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हद तक आप हमारी जुगलबंदी भी देखेंगे कुछ देर के अंदर। सो इरम, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट टुडे एंड फॉर बीइंग हियर with us, so thank you so much. तो चले आज की कहानी का आगाज करते हैं। जो टॉपिक, जो सीरीज का टाइटल, तो जो सीरीज का टाइटल है रीड, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आई थॉट इट्स अ ब्रॉड टाइटल, तो कोशिश ये करनी थी कि इसको फ्रेम कैसे कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि रीडिंग को कैसे हम डिफाइन या समझाने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें एज अ ग्रुप ऑफ teachers and educators. So first point that I want to propose to the grouping by that, I mean that human activity is like, think about it. It's not just reading books. It is about हर रोज हम में से हर कोई रीड कर रहा है। कभी हम इंसानों के चेहरे पढ़ते हैं, कभी हम इमारतों को पढ़ते हैं, कभी हम हालात को पढ़ते हैं। And there's so much reading going on as a innate human activity, जो रोजमर्रा के अंदर I think हमारा part and parcel है और unconsciously हो रहा होता है। So it's a very much ingrained human activity, and they say that we become what we read. क्योंकि होता यह है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो एक्चुअली आप एक राइटर के उसकी सोहबत में बैठते हैं, राइट? तो आप उसके वर्ल्ड व्यू से अपने आप को ओरिएंट करते हैं। So over the period of time, सोहबत का आपके ऊपर भी बड़ा असर होता है। So I think it's a very important kind of a human activity that shapes you in so many ways. And also, reading is a way of revealing self, because it tells about your own obsessions, your own preoccupations as well. So in a way, it's a very interesting kind of a human activity to start with. दूसरा जो मुझे रीडिंग के बारे में पॉइंट यहाँ पर शेयर करना है before we frame this up is this idea that reading is a bridge to understand the other, right? इस दुनिया में हम बड़े अदराइज हुए हैं, सेल्फ और अदर में हैं। इसमें कैटेगरीज हैं, बाउंड्रीज हैं, कोई अमीर गरीब है, कोई जेंडर बाउंड्रीज हैं, नेशनल बाउंड्रीज हैं, एंड इट्स वेरी टफ समटाइम्स टू अंडरस्टैंड जो हम नहीं हैं उसको कैसे समझ सकते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द अदर साइड, राइट? एंड लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे जो हमें ओपनिंग देता है कि अपने आप से बालातर होकर किसी और की कहानी, किसी और का पर्सपेक्टिव समझने के लिए कोई अटेम्प्ट कर सकें। एक जो एनेक्डोट मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है वो मुल्ला नसीरुद्दीन का है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां सुनी होंगी और पढ़ी होंगी। तो एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन जो है वो एक दरिया के किनारे बैठे थे और दरिया के दूसरे पार एक शख्स गुजर रहा था, कोई मुसाफिर था। उसने आवाज लगाई, मुल्ला यहाँ पर पुल किधर है? वेयर इज द ब्रिज, राइट? पुल कहाँ है? तो मुल्ला ने कहा तुम्हें पुल का क्या करना है? Why do you need to know about the bridge? तो वो शख्स वैसे ही सफर से थका हुआ था, इसने कहा क्या इतने सवाल कर रहे हैं। इसने कहा मुल्ला मुझे उस तरफ आना है। तो मुल्ला हंसने लगा जोर से और कहता है तुम तो ऑलरेडी उस तरफ हो, राइट? एंड द स्टोरी एंड्स, बट देयर इज अ वेरी पावरफुल पीस हियर, राइट? कि मुल्ला की नजर से वो शख्स ऑलरेडी उस पार है, लेकिन उस शख्स की नजर से वो कहीं और है, राइट? And this idea of perspectives is very important when we go through readings and literature. जो अरुंधति रॉय अक्सर कहती हैं कि literature and reading tells you that there is an alternate reality possible, right? कि दुनिया जरूरी नहीं है ऐसी ही हो जैसी है. There is an imaginative alternate reality that is possible. तीसरा फ्रेमिंग जो हमें करना है वो ये कि रीडिंग इज पार्ट ऑफ एवरीडे लिव्ड एक्सपीरियंस। कराची का अगर आप पुरानी डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखें तो 1970s में और अर्ली 80s में कहते हैं कि कराची के अंदर कोई 12 से 15 अच्छी पब्लिक लाइब्रेरीज होती थी और 3 से 4 अच्छे रेस्टोरेंट्स होते थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब शायद उलट हो गया होगा। अब शायद खाने के मेरे ख्याल हर हफ्ते में एक नया रेस्टोरेंट कोई पॉपअप हो जाता है where we like to go and try meal, but libraries शायद कम हो गई हैं या पता नहीं शायद ऑनलाइन हो गई हैं because of the time. But what does it tell you about the reading culture within our society, right? You still find families
जो रोज रात में अपना एक टाइम रखती हैं जब पूरा खानदान साथ बैठता है और कुछ रीड करता है. दैट्स अ फैमिली रीडिंग टाइम. आप कभी ईसीडी की क्लास में चले जाएं तो वो साइड में एक रीडिंग कॉर्नर होता है जहाँ टीचर्स और बच्चे बैठकर पढ़ते हैं. इवन आरईसीस के अंदर ये चीज हो रही होती है. बट इसके अलावा अगर आप देखें हाउ द कल्चर ऑफ रीडिंग इज ऑल्सो चेंजिंग. कुछ लोग आज भी मेरी तरह हार्ड कॉपी प्रेफर करते हैं, कुछ डिजिटल रीडर्स हैं और दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. कुछ लोग ऑडियो बुक्स सुनना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग जो है वो वर्चुअल रीडिंग क्लब्स का पार्ट है. और अगर आपने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, जिस लोग आप ऑनलाइन कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में उसका एक वर्चुअल रीडिंग क्लब हो रहा होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन हैव अ बाउंसिंग बोर्ड डिस्कशन विद पीपल. जो एक और पॉइंट जिसके अंदर मैं प्रेस करना चाह रहा हूँ वो मल्टीपल लिटरेसीज का पॉइंट है. हमेशा से हमें ये बताया गया है कि लिटरेसी का मतलब होता है रीडिंग एंड राइटिंग. मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है कि द वे द टेक्नोलॉजी एंड मीडिया इज शेपिंग अस, अब सिर्फ रीडिंग और राइटिंग नहीं रहा जो कि लिटरेसी का पार्ट है, बट विजुअल लिटरेसी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, सो एज द ऑडिटरी. हम बच्चों को लिखना और पढ़ना तो सिखा देते हैं मगर सुनना और देखना शायद नहीं सिखा पाते. सो हाउ डू यू वर्क अबाउट मल्टीपल लिटरेसीज, और हम एक एग्जाम्पल आज आपके साथ शेयर करेंगे एज द सेशन गोज ऑन. And the last piece to talk about is literature. को हम दो तरीके से, रीडिंग जो भी आज हम करेंगे उसको दो तरीकों से देखने की कोशिश करेंगे. एक एज अ विंडो और दूसरा एक एज अ मिरर. विंडो से मेरी मुराद ये कि एक रीडिंग जो आपको एक जमाने में, एक कॉन्टेक्स्ट में, एक हालत में, एक सियासी माशरती जुमरे में देखने का रास्ता देती है. और मिरर इज आप इस रीडिंग में अपने आप को कैसे देखते हैं. कोई भी एक अच्छी रीडिंग आप करते हैं इसमें आप अपने आप को देख पाते हैं और आप इस कॉन्टेक्स्ट को देख पाते हैं, और हम इन दोनों चीजों को आज करने की कोशिश करेंगे. So on this note of framing, I hope I have set it up to start today's piece. So look, last time हमने जनरल रीडिंग और रीडिंग सिलेक्शन के ऊपर बात की थी. आज हम उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे और हमारा सेशन स्टार्ट होगा जॉनरा से, जिसको उर्दू में सिंफ कहते हैं, राइट. और चार मेजर जॉनरास जिनके बारे में आपने पहले सुना होगा: फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री एंड ड्रामा. और आज हम उसमें से एक जॉनरा या एक फॉर्म के ऊपर फोकस करेंगे जो पोइट्री है. हम पहले देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री के हवाले से कुछ चीजें, इसके बाद हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हम उन एलिमेंट्स को अप्लाई करेंगे. पहली एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो इंग्लिश पोइट्री से है और दूसरी जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो उर्दू पोइट्री से है, ताकि हम उसका बैलेंस कर सकें. और दोनों के बहुत डिफरेंट थीमेटिक एरियाज हैं जिसके ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे, और इन दी एंड हम वापस आएंगे और उसको कंसोलिडेट करेंगे. सो आई होप ये हमारा कुछ जर्नी आज का ऐसा लगेगा. Again, why poetry? I think poetry is something that is lived experience for all of us in this room, whether it's Coke Studio or whether it's Bollywood. I think शायरी ऐसी चीज है जो शायद मेमोरी और रिदम दोनों से ताल्लुक रखती है हमारे लिए, and we learn a lot from that. मुझे बताया गया, मैनेजमेंट ने मुझे ये बताया कि जो ग्रुप है उनको उसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप ज्यादा नहीं पढ़वाइएगा. हमने कहा अगर ज्यादा नहीं पढ़वाना और कुछ thoughtful और meaningful discussion करवाना है तो poetry is another way where in short some deep abstract ideas can be unpacked and unfolded for the people as well. And again, poetry has not just the purpose of leisure या pleasure, लेकिन also ये एक तरीका है जिससे आप अपनी values और heart mind knowledge को भी transfer करते हैं दूसरी generation में. Poetry भी बड़ा interesting game है where you set words in rhythm, meters, लेकिन उसकी अपनी एक ब्यूटी है, उसका अपना एक वैल्यू है और उसका एक अपना सिमेट्री है that comes out. So I hope आज जो हमने दो poetic pieces select किए हैं, you will be able to engage, resonate, and I hope that these pieces will inspire you enough to read more when you go back. So that is the intention. So let's then move on to talk about the general elements of poetry. So Aaron, based on your experience, क्या कहेंगे अगर पोइट्री पढ़ना शुरू करना है हमने, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या चीजों का ध्यान रखें, और how do we even take the first crack on that? Thank you, Fahim sir. That was a wonderful introduction, and I think अब जिस चीज की तरफ हम जा रहे हैं, that's a perfect transition.
आपने सवाल किया कि हम स्टार्ट कैसे करें पोइट्री के साथ एंगेज करना, और आई थिंक लाइक आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि रीडिंग और एनी पीस ऑफ आर्ट इज, आई मीन, कैन बी कंपेयर टू आर्किटेक्चर। तो हम किसी भी बहुत ही अच्छी बनी हुई बिल्डिंग को देखें तो उस बिल्डिंग की खूबसूरती को हम ओवरऑल अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग की ब्यूटी को हम उसके एलिमेंट्स से भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उसमें मार्बल किस तरह का यूज हुआ है, इसमें जो है वो डिजाइन किस तरह की यूज हुई है, मटेरियल किस तरह का यूज हुआ है। और जब हमें वो सब पता चलेगा तब हमें बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट और क्लियरली नजर आएगा। तो चाहे हम उसे उन एलिमेंट पार्ट्स के बगैर समझें, वो रीडिंग भी उतनी ही वैल्यूएबल होगी जितनी हम उसके एलिमेंट पार्ट्स में के थ्रू समझे, वो भी उतनी ही वैल्यूएबल होगी। तो जिस तरह से मैंने पोइट्री पढ़ी है या जिस तरह से मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, तो हमारे फर्स्ट ईयर में एज बिगिनर्स वी वर एडवाइज्ड टू टेक इट वन एट अ टाइम, और एक एक एलिमेंट को कंसिडर किया जाए। तो जस्ट अ डिस्क्लेमर कि जिन एलिमेंट्स की अभी मैं बात करने जा रही हूँ वो मेरी रीडिंग ऑफ इंग्लिश पोइट्री से डिराइव्ड है। हर लैंग्वेज में जो पोइट्री का कॉर्पस होता है उसे समझने के, उसके एलिमेंट्स को अलग करने के अलग तरीके होते हैं, उसे उसके एलिमेंट्स को अलग चीजें, अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन मैंने कोशिश ये की कि आज मैं उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूं जो कि इतने जेनेरिक हैं कि हम अपनी जो भी लैंग्वेज की पोम्स हम आज कंसिडर करें उसमें वो अप्लाई हो सके और उसकी अंडरस्टैंडिंग में वो इजाफा कर सके। तो अगर हम पहले एलिमेंट की तरफ जाएं, तो हमारा पहला एलिमेंट है स्पीकर। पोइट्री में जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है वो ये, और पोइट्री में ज्यादा अच्छे से हो सकती है, और वो ये कि एक चीज होती है पर्सोना, कि अक्सर पोइट जो होता है या शायर, वो या तो खुद की बात कह सकता है, अपने नजरिए से कह सकता है, अपनी अपनी आवाज में कह सकता है, या फिर वो एक किरदार को जन्म दे सकता है। और वो किरदार जो है वो आपका जो है वो कोई हिस्ट्री से लिया हुआ किरदार हो सकता है, वो किरदार जो है वो किसी लवर या बिलवड का हो सकता है, मदर या डॉटर का हो सकता है, फादर या सन का हो सकता है, तो वो कोई भी किरदार हो सकता है। लेकिन हम देख सकते, लेकिन आपकी किसी भी पोम की अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत हेल्प करता है समझना कि बात कौन कर रहा है, जिसकी जिसकी कहानी हम सुन रहे हैं या जिसकी लाइंस हम पढ़ रहे हैं या जो ये गीत गा रहा है वो गा कौन रहा है और आवाज उसकी क्या है और उसकी प्लेसमेंट क्या है इस पूरी पोम में, या अगर पोम कोई स्टोरी बता रही है तो उसमें। तो कुछ जो हमारे पास स्पीकर्स हो सकते हैं वो है लवर, बिलवड, पेट्रियट, डॉटर, फादर, वॉन्डरर, फिलोसोफर। तो हम जैसे हम पोम्स एक्सप्लोर करेंगे हम देखेंगे कि स्पीकर की क्या वैल्यू होती है उसे आइडेंटिफाई करने की। हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है that is the audience. So who is being spoken to? एक जो है वो कुछ कह रहा है लेकिन किसको कहा जा रहा है? तो अक्सर जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम अज्यूम ये करते हैं कि बात हमसे की जा रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि बात किसी और से की गई है और हम तो उसे जमानों बाद पढ़ रहे हैं, तो वी वर नॉट द प्राइमरी ऑडियंस। और वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से वो भी किसी पोम की मीनिंग में इजाफा करता है, कि जब हमें पता हो कि किसके लिए ये बात कही जा रही है, वो हमें हेल्प करता है कॉन्टेक्स्ट समझने में, वो हमें हेल्प करता है प्रायोरिटी समझने में, वो हमें हेल्प करता है पावर डायनामिक्स समझने में, और हमें जब हम अपनी पोम्स पढ़ेंगे तो हमें मजीद क्लियर होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज डिक्शन, विच इज वर्ड चॉइस। के सो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो पोइट्री इसलिए भी अहमियत की हामिल होती है कि अच्छी शायरी करने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज में कमांड होना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि आपके पास पोइट्री में आमतौर पे बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, बहुत ज्यादा लाइंस, बहुत सारे वर्ड्स नहीं होते कि जिसमें आप अपनी बात बयान कर सकें। तो आपको उस लैंग्वेज का जखीरा आपका इस कदर वाइड होना चाहिए कि आपको स्पेसिफिक वर्ड्स पता हो अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, आप स्पेसिफिक सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में अपनी चीजों को डिस्क्राइब कर सकें। तो हम देखेंगे कि किस तरह वर्ड चॉइस जो है वो मीनिंग में हेल्प करती है और पोइट्री की ओवरऑल मीनिंग में ऐड करती है। सो फॉर इंस्टेंस, व्हाई वुड अ पोएट चूज वॉन्डरिंग इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अराउंड और ड्रिफ्टिंग? तो मेरी बात का क्या मतलब होगा अगर मैं कह रही हूँ कि मैं कहीं चल रही थी, और मेरी बात का क्या मतलब होगा अगर मैं कह रही थी कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं कहीं टहल रही थी, या मैं कहीं घूम रही थी, या मैं कहीं वॉन्डर कर रही थी। तो दोनों की क्या जो है वो अहमियत होती है
लैंग्वेज के हवाले से वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर आता है टोन या एटीट्यूड, कि जो है वो किस टोन में बात करी जा रही है, और ये भी जो है वो काफी हद तक आपकी वर्ड चॉइस बताती है। तो क्या जो है मैं कोई भी बात एडमिरेशन से कह रही हूँ, मैं मेरा खौफ जाहिर हो रहा है, या मेरा डिस्गस्ट जाहिर हो रहा है, या मैं जो है वो कुछ पछतावा जाहिर हो रहा है, या कुछ पैशन जाहिर हो रहा है, वो भी आपकी वर्ड चॉइस आती है काफी हद तक, और वो भी बहुत जरूरी होती है समझने के लिए। वरना किसी चीज को जो आपने समझा कि ये तो यार खुशी की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो शायद खुशी की बात नहीं हो रही, वो एक लिमेंट की बात हो रही है। और आपने देखा होगा अक्सर अक्सर जो शायरी होती है, जब उसे म्यूजिक के साथ ऐड किया जाता है, तो आप उसका मूड, उसका टोन बहुत हद तक जो है वो म्यूजिक से डिराइव कर रहे होते हैं। तो म्यूजिक क्या कर रहा होता है, वो उस टाइम पे शायरी को इंटरप्रेट कर रहा होता है, वो उसकी टोन को इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो आज हम कुछ इस तरह का काम करेंगे जब हम पोम्स को रीड करेंगे। फिर आती है हमारे पास इमेजरी, कि जो है वो किसी भी पोम में, किसी भी टेक्स्ट में किसी भी इवेंट को या जगह को या शख्स को डिस्क्राइब करना, और वो कितना ब्यूटीफुली या कितना कंसाइसली डिस्क्राइब किया जाता है, अगेन वो आपको बताता है कि उस शायर की कमांड क्या है ओवर द लैंग्वेज। और इसकी भी हम जो है वो एग्जांपल्स कुछ बाद में उठाएंगे। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन, जिसे प्रोनाउंस करना शायद फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को इंसानी क्वालिटीज देना। और किसी भी चीज को आप जब इंसानी क्वालिटीज देते हैं तो उसका मतलब बहुत सारा हो सकता है, कि आप उसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, आप उसे 1 to 1 बात कर रहे हैं, और अगेन वो हमें बहुत सारी चीज बताता है अबाउट द मैसेज ऑफ दैट पोम। सो फॉर इंस्टेंस, द ट्रीज वर डांसिंग इन शेयर जॉय। सो डांस इज समथिंग, एन एक्ट दैट वी एसोसिएट विद ह्यूमन बीइंग्स, नॉट विद ट्रीज, राइट। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि ट्रीज जो है वो हिल रहे हैं, हिलने की बजाय आपने डांसिंग का वर्ड यूज किया, तो आप ट्रीज को एक अहमियत दे रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि ट्रीज जो है, आप एक खुशी की टोन कन्वे कर रहे हैं, जो हमने टोन और एटीट्यूड का पहले देखा, कि आप बता रहे हैं कि इफ दे आर डांसिंग, दे आर प्रॉब्ली डांसिंग इन जॉय। सो पर्सोनिफिकेशन की ये अहमियत होती है। और जो हम सिमिली मेटाफर, जो आज का लास्ट एलिमेंट है, दैट इज के अक्सर आप देखेंगे कि कोई भी टेक्स्ट, स्पेशली शायरी में जो है वो कंपैरिजन स्टैब्लिश किया जाता है, कि कोई चीज को किसी और चीज की क्वालिटीज दी जाती है। और उसको करने का मकसद ये होता है कि अगेन जैसे हमने कहा कि क्योंकि शायरी में आपको चीजें सक्सेंटली बतानी होती है आमतौर पर, तो उसमें आपको ये कंपैरिजन स्टैब्लिश करना काफी हेल्प कर सकता है, कि अगर मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रही हूँ, मैं किसी को बता जैसी हूँ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे में ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज है। अगर वो सामने वाला बंदा उस शख्स को जानता है जिससे मैंने अपने आप को कंपेयर किया है, तो वो मुझे उस क्वालिटीज में देख पाएगा। सो सिमिली और मेटाफर का ये इंपॉर्टेंस होती है। सो वील नाउ प्रोसीड टू our guide to reading today's selections. So आज जो हमने 2 टेक्स्ट सिलेक्ट किए हैं, वो हमने बहुत केयरफुली सिलेक्ट किए हैं, बहुत थॉट गया है उसमें, एंड वी होप कि वो कन्वे भी हो पाए वो थॉट, और just the fact that we have enjoyed reading them so much and discussing them. तो just disclaimer कि this is a guide जो कि हमने develop की है after some of our own readings. This is by no means the only way to read poetry. This is by no means the most perfect, the authoritative way of reading poetry. तो लेकिन ये हमें आज के सेशन के हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट लगा, सो इसीलिए हम उसकी एक अलाउड रीडिंग करेंगे कि हम अपनी आवाज में उसे सुन के याद रख सकें, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसकी पहले हम मीनिंग्स ले लेंगे, ताकि जब हम दोबारा रीड करें तो कोई ऐसा लफ्ज ना हो जिसकी अदायगी या जिसकी मीनिंग में डिफिकल्टी हो और हम पूरी पोम की मीनिंग मिस कर दें। तो उसके बाद हम डिफिकल्ट वर्ड्स पे एक नजर डालेंगे। फिर हम पंक्चुएशन मार्क्स देखेंगे। अगेन मैं याद दिला दूं कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी हद तक इंग्लिश पोइट्री से आ रही है, सो इन कुछ चीजों का ख्याल शायद जो चीजें हम ऑर्गेनिकली उर्दू पोइट्री में देखते हैं, बीइंग नेटिव स्पीकर्स ऑफ उर्दू, वो हमें स्पेशली रीइंफोर्स कराई गई है व्हाइल रीडिंग इंग्लिश पोइट्री। तो कुछ चीजें हैं जो हम साथ में कर रहे होंगे, नॉट नेसेसरली स्टेप बाय स्टेप।
फिर हम डिफिकल्ट वर्ड्स और पंक्चुएशन मार्क्स देख के जो है वो दोबारा पढ़ेंगे, और इस बार हम म्यूट करके इंडिविजुअली पढ़ेंगे अपनी आवाज में, ताकि हम उसकी मीनिंग को और बेहतर समझ सकें और वर्ड्स को बेहतर याद रख सकें। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे फर्स्ट थॉट्स क्या है उस पीस पे। लाइक इनिशियली सबसे पहले जो हमारी मीनिंग दिमाग में आती है, हम उस पे जरा गौर करेंगे, और फिर जो है हम अपने एलिमेंट्स की तरफ दोबारा जाएंगे। हम देखेंगे कि जो हमने स्पीकर टोन वगैरह की बात की, वो हम उन पोम्स में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उससे हमें मीनिंग के बारे में क्या पता चल रहा है या क्या ज्यादा पता चल रहा है। और उसके बाद हम अपनी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो एनहांस हो सकती है, तो और फिर हम उसकी लार्जर सिग्निफिकेंस देखेंगे। ठीक है, सो हम आते हैं। आई एम सॉरी, क्या मैं ज्यादा तेज जा रही हूँ स्पीड वाइज, You're और fine. एम आई डूइंग ओके? Yeah. ओके ओके, प्लीज लेट मी नो, यू नो, कि आपको कुछ भी अगर चाहिए कि मैं रिपीट करूं, आई बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। ये हमारे पास जो है वो पहला टेक्स्ट है, एंड आई रीड इट आउट लाउड। फिर हम इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एंड इसके पंक्चुएशन पे जरा सी बात करेंगे। सो हियर वी गो। Farewell, ye towers and streams and bowers, a last farewell, he said. Outspake his queenly mother then, as she raised her stately head. 'Tis well thy part, the coward heart, should end as it began, and he may weep that could not keep his kingdom like a man. इसमें कुछ जो डिफिकल्ट लफ्ज हो सकते हैं जिसकी मीनिंग्स हम डिस्कस कर लें तो बेहतर है, वो है बावर्स। सो बावर्स का मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर जो कि प्लांट्स को सपोर्ट कर सके। सो आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा कि अक्सर बड़े घरों के बाहर जो है वो आर्चेस होते हैं जिसपे प्लांट्स लगे हुए होते हैं। इट्स अ वॉकवे, सो दोस आर बावर्स जिसपे वो पूरा प्लांट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। देन वी हैव आउटस्पेक। आउटस्पेक इज बेसिकली स्पीकिंग आउट, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में बोल्डली और फियरलेसली बात करना। फिर हमारे पास है स्टेटली, विच मीन्स कि ग्रैंड मैनर में। स्टेटली मीन्स कि किसी भी चीज को ग्रैंड तरीके से अदा करना। और ये जो पार्ट है टिस वेल दाई पार्ट, ये ओल्ड इंग्लिश में कहा गया। सो टिस का बेसिकली मतलब है इट्स, और दाई का मतलब है योर। तो इसे अगर आप पढ़ना चाहें कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में, तो आप कहेंगे इट्स वेल दैट यू पार्ट, एंड बाय पार्ट हियर वी मीन डिपार्ट। इट्स वेल दैट यू डिपार्ट। सो हमारे पास ये कुछ मीनिंग्स थी, और अगर आप पंक्चुएशन पे गौर करें तो ये आपको बताता है कि हमारे पास कुछ डायलॉग्स हैं, जैसे farewell, ye towers and streams and bowers, a last farewell, he said. So there's a he जो कि ये डायलॉग बोल रहा है, there's a he जो कि farewell दे रहा है towers को, streams को, bowers को। ठीक है, then we have outspake his queenly mother then as she raised her stately head. So we have a queen mother जो कि she's raising her head, and then she's saying something. Then we have again a dialogue, probably by Queen Mother, and the dialogue continues till the end, right? So ये हमारे पास है. Now let's go to the individual reading. So what we would like you to do is to mute yourself if you haven't, and अपने आप को आप read aloud करके सुनाएं, और फिर हम वापस आएंगे और हम आपके reflections लेंगे कि जो है वो आप इससे क्या meaning derive कर रहे हैं. What do you think is happening here? Any initial thoughts that you have? So we can take, yeah, no, I think we can take 10, 20 seconds. Even if your people living with you in your house think what the crazy person is, don't worry about that. But it would be very interesting to hear, जब आप word कहते हैं aloud, farewell. Oh, farewell. Well, how does it sound like? Ye towers, streams, bowers, a last farewell. It's a very mindful, slow reading where you can hear your own sounds, right? Take 10 seconds, pick up a few words and just try to say it aloud and see if that works out.
Okay. Iram, is that okay if we ask for their interpretation now, or should we go on and then maybe come back to the audience? Sorry? Should we invite our audience if they have any initial impressions right now? Yeah. Yeah, sure. Okay. अगर आप में से कोई कुछ जो भी आपको समझ आ रहा हो इसके बारे में, you can put it in the chat box or you can raise your hand and then unmute and we can have a conversation. जो भी आपकी understanding हो इस वर्ड्स के हवाले से, I know it's not a typical one, but whatever you understand, feel free to share with us. तो आप chat box use कर सकते हैं या आप raise hand का option use करके unmute करके share कर सकते हैं. What do you think the poet is doing here, or what do you think? It a lot depends on you, right? Because text is out there, but the meaning happens when the text and the reader come together, right? So it's important what you think. Sophia, thank you for writing about memories and how memoirs, sorry, no memories actually. So that's one piece to go around. Any other thoughts? क्या समझ आ रहा है इससे? कोई भी thought आपको आ रहा हो, just feel free to bounce back. I love these awkward silences on Zoom. Emotions, Sohail, thank you. Thank you, emotions. Faiza is saying about struggle. There is a struggle, absolutely, Faiza. और सोहेल आप सही कह रहे हैं, इमोशंस भी हैं क्योंकि कोई मदर है और सन है और कुछ इमोशनल टसल भी है और वीपिंग का भी बता रहे हैं एंड में, और फाइजा कह रही है कोई स्ट्रगल महसूस हो रहा है, देयर इज अ टेंशन आउट हियर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. लेट्स सी व्हाट नबीला इज सेइंग. Might be out to the place where the person is living. Yes, कोई शख्स जो अपनी जगह से जा रहा है, right? वो अपनी जगह को छोड़ रहा है. So there is a conversation between motherland and the person. अरे जबरदस्त, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है. नजीरा कह रही है गुड बाय वाला फील है इसके अंदर. सोफिया कह रही है स्पीकिंग हार्ट आउट वाली बात है. नादिया के मुताबिक ये मटीरियलिज्म से रिलेट करता है. वेरी नाइस. This may be a poetry by a prince. Okay, Safina. Living, बहुत आला, very very important guess. कोई एक prince है जो अपना kingdom छोड़ रहा है और वो अपने kingdom को goodbye कर रहा है. That's such an interesting piece. Stereotype of man being emotionally strong. Nazira, we will come to the gender dynamics of this. And Iram has done some interesting work. Okay, there is stereotypes and how they are. There is an irony. In the stereotypes as well. So we will come to both of that, but you have picked it rightly, Nazira. There is a gender component of masculinity and femininity here. Very interesting. Zora कह रही है separation की बात आ रही है. Absolutely, probably he is leaving his world. सुलेमान कह रहे हैं. अनीता कह रही है person is bidding farewell. बिल्कुल. Okay, Unzi जो है वो trail to come is fear to mature. Oh, okay. So I think these are very powerful pieces to go around actually. Let's look at the title of this poem now, or maybe the verse. The title of this verse is actually The Paradise of Spain, right? क्या लग रहा है जो आपने बातें कही थी वो इस टाइटल से कोई मैच कर रही हैं? अगर कोई थॉट्स हो अब मजीद, if anything, if you are able to relate the title and the thoughts that we just had in the chat box. So the title is Paradise of Spain, और कोई बादशाह या कोई रूलर goodbye कर रहा है अपने kingdom को, और there is a dialogue between yes, it is historical. Anita, you are exactly right. This is a historical dialogue that is being going around. Yes, this is about leaving Al-Andalus, which was one of the Spanish kingdoms, right? ये पोइट्री लिखी गई है 1824 में. अगर आप देखें यहाँ पे स्कॉटिश राइटर है मोयर, जिसने 1824 में ये पोइट्री लिखी है. बट इट इज इंटरेस्टिंग कि ये जो वाक्य जिसकी ये बात कर रहे हैं, दैट हैज हैपेंड इन 1492, राइट? जो वाक्य का साल है वो है 1492. मैंने चैट में भी डाल दिया. और पोइट्री लिखी लेटर गई है. रिमेंबर जो इरम कह रही थी, ऑथर कौन है, कब लिख रहा है, लेकिन लिख कब के बारे में रहा है, एंड हाउ डू यू डिस्टिंग्विश द टू. 1824 में ये पोएम लिखी गई है, लेकिन 1888 में या 89 में ये तस्वीर बनाई गई थी.
and the artist name is Francesco Pradini. और ये तस्वीर उस पोएम का बड़ा गहरा कनेक्शन है एक्चुअली. If you closely look at this picture, it's a very interesting picture. और प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, आप क्या देखते हैं इस तस्वीर के अंदर. कुछ चीजें जो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूं. लुक एट दिस कैरेक्टर. ये कौन लग रहा है? लुक एट दिस कैरेक्टर एंड लुक एट दिस कैरेक्टर. क्या ख्याल है? कोई रॉयल फैमिली है? बिल्कुल सोहेल सही कह रहे हैं आप, रॉयल फैमिली है. राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ आपको क्राउन नजर आएगा, और यहाँ पर आपको ये किंग और क्वीन राइट से आते हुए नजर आएंगे, और लेफ्ट पर आपको एक और प्रिंस या रूलर नजर आएगा. दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक मूवमेंट बिकॉज ये 1492 को डिपिक्ट करता है. 1492 वाज द टाइम व्हेन किंग फर्डिनेंड, जो आपको यहाँ पिक्चर में नजर आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, और क्वीन इजाबेला, जो कि कस्टील और लियोन किंगडम्स के हेड थे, इनकी शादी होती है, जिसके बाद क्रिश्चियन किंगडम्स इन यूरोप दे कंसोलिडेट एंड दे मार्च टुवर्ड्स अदर किंगडम्स अंटिल दे कम टू द टिप ऑफ स्पेन, जो कि ग्रनादा था. और आपने ग्रनादा का नाम शायद उर्दू पोइट्री में सुना हो अपनी स्कूल में कहीं पर. और आपको जो ये इस तस्वीर में पीछे नजर आ रहा है, जो टावर्स हैं ग्रनादा के, जिसके बारे में ये पोम थी, आपको पीछे नजर आ रहे हैं. और ये प्रिंस आपको नजर आ रहा है, जो इसके हाथ में देखें क्या है. इसके हाथ में इस पैलेस की चाबी है, और वो अपनी चाबी को हैंडओवर करने आ रहा है इजाबेला और फर्डिनेंड के पास. And this is 1492, and we know that after this event, Muslims and Jews were expelled. उन्हें निकाल दिया गया था ग्रनाडा से, and there is a whole history that is out there. But look at the painter. Dresses को नोट करें, कौन ज्यादा पावर में नजर आ रहा है और कौन पावरलेस नजर आ रहा है. राइट, लुक एट कौन ऊपर से आ रहा है और कौन नीचे जा रहा है. ड्रेसिंग देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, जो हमारे मुस्लिम प्रिंस थे लास्ट, मोहम्मद द 12th, जिसको स्पेनिश में बॉबेदिल कहते हैं, जिन्होंने ग्रनादा की कीज हैंडओवर कर दी थी बगैर लड़े, बगैर फाइट किए हुए. वो नजर आ रहे हैं एक साइड से, और एक साइड से ये प्रिंसली स्टेट के अंदर नजर आ रहे हैं. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों इस पिक्चर को 1800s में बनाने की जरूरत पड़ गई. पहले भी किया जा सकता था ये काम. So this picture is actually 1882, और ये आज भी स्पेन के सेनेट के अंदर ये बनी हुई है. आप इसकी साइज देखें, 10 फीट लंबी है ये. इट्स अ ह्यूज पेंटिंग एक्चुअली, और इट्स ऑल ऑन कैनवस. बट इस पेंटिंग को बनाने के टाइम और इस पोइट्री के लिखने के टाइम में बड़ा इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है, क्योंकि ये वो टाइम था जब स्पेन में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स काफी एक्टिव थी. और वो जो आइडिया था कि रिकॉन्क्वेस्टा, जिसको वो कहते हैं कि हमने मुस्लिम्स को बाहर निकाला है 800 साल बाद, वो उसको ये नहीं कहते कि ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, वो ये कहते हैं कि ये जगह हमारी थी, हम इसको रिकॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं. And this is a very nationalist movement for many of the Spanish and their history textbooks and their art and painting. So इस मूवमेंट को यहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है. So just look at the poetry and then the painting. You know, let's take another reading. I know ये पिक्चर मैंने ली थी आज से कुछ साल पहले सिविल में, स्पेन में, जहाँ पर हर सिटी का एक पिक्चर है जिससे उस सिटी को याद किया जाता है नेशनल मॉन्यूमेंट में. और आप देखिए ग्रनादा को याद करने के लिए ये मुस्लिम सरेंडर वाली पिक्चर जो है वो इस्तेमाल की जाती है. एंड देयर इज एज अ विंडो, जो हम बात कर रहे थे ना, लिटरेचर विंडो है. सो थिंक अबाउट जस्ट दिस वन पैराग्राफ एज अ विंडो टू हिस्ट्री. इट्स अ विंडो टू सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम इन स्पेन. और इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स और पावर के ऊपर बात किया जा सकता है, और इसके ऊपर काम किया जा सकता है इन दैट वे. Aaron, can you take another read now? After knowing the history, how does it look like now? Thank you, sir. Yeah, so let's quickly read it aloud again, और फिर हम इस पे कुछ थोड़ी और बातें करते हैं. Farewell, ye towers and streams and bowers, a last farewell, he said. Outspake his queenly mother then, as she raised her stately head. 'Tis well thy part, the coward heart, should end as it began, and he may weep that could not keep his kingdom like a man. So वही जो अभी सर बात कर रहे थे ना कि
कि जो चाबी देने वाली बात है कि जो सरेंडर कर दिया बोअब्दिल ने, उससे बहुत याद रखा गया है स्पेनिश नेशनलिस्ट हिस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर हम स्पीकर और ऑडियंस की बात करें, अगर हम एलिमेंट्स की तरफ वापस जाएं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो स्पीकर, राइट? एक जो है वो किंग है बोअब्दिल, और एक उनकी क्वीन मदर है। और हम देखते हैं कि बोअब्दिल जो है वो उनकी टोन जो है वो थोड़ी हैवी हार्टेड है, थोड़े वो मेलनकॉलिक है, थोड़े गमजदा है जब वो फेयरवेल कह रहे हैं पूरे ग्रेनाडा को। दिस वाज बेसिकली अ सीन कि जब वो एग्जाइल की तरफ जा रहे थे, तब पीछे मुड़ के उन्होंने ग्रेनाडा को जो है वो बाय कहा था, विच वाज फेयरवेल। तो ये उस सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। और जब उनकी क्वीनली मदर, उन्होंने रिस्पॉन्स में क्या कहा? उन्होंने रिस्पॉन्स में कहा, "टिस वेल दाई हार्ट", कि अच्छी बात है कि एक कावर्ड हार्ट जो बुज़दिल इंसान है उसे चले ही जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने किंगडम को एक मर्द की तरह नहीं संभाल पाया। और जो है वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर टू रीजंस। एक यहाँ पे जो है वो आप में से किसी ने बहुत अच्छा जेंडर डायनामिक आइडेंटिफाई कराया था पॉइंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जेंडर डायनामिक रीइंफोर्स होता है कि स्ट्रेंथ, करेज इज एसोसिएटेड विद बीइंग मैनली, जिसका ऑपोजिट होता है कि अगर यू आर नॉट करेजियस, अगर यू आर वीपिंग, यू आर क्राइंग ओवर योर किंगडम एंड यू आर सरेंडरिंग, देन यू आर वुमन, you're not a man, right? So ये जेंडर डायनामिक यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है। लेकिन आप देखिए कौन स्टैब्लिश कर रहा है? क्वीन मदर स्टैब्लिश कर रही है ये जेंडर डायनामिक, राइट? सो क्वीन मदर, who is a woman herself, she establishing this gender dynamic when she is a woman herself. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो डायलॉग चल रहा है इन दोनों के बीच में, कि यहाँ पे क्वीन मदर जो है वो मैनली कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही है, जिस मैनली कैरेक्टरिस्टिक्स को वो कह रहे हैं कि उनके बेटे में नहीं है। सो इससे हमें एक और चीज ये पता चलती है कि हमारे पास दो स्पीकर हैं, उन दो स्पीकर्स में से ज्यादा पावरफुल क्वीन मदर है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा लाइंस दी गई हैं, उन्हें जो है वो पर्सपेक्टिव दिया गया है जिसे हम देख सकते हैं। बोअब्दिल जो है, जो किंग है, वो बेसिकली मुड़ के ग्रेनाडा से बात कर रहे हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, ना हम उन्हें सुन सकते हैं, लेकिन हम क्वीन मदर को सुन सकते हैं, जो कि स्टेटली वे में आउटस्पेक, बोल्डली, फियरलेसली अपनी बात कह रहे हैं, राइट? सो हमें दिखता है कि हमें स्पीकर और ऑडियंस से क्या दिखता है? हमें पावर डायनामिक दिखता है कि क्वीन मदर का पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग है। और आप देखें कि क्वीन मदर का पर्सपेक्टिव इसलिए भी स्ट्रांग है, अगेन जो हमने स्पेनिश नेशनलिज्म की बात की, राइट? कि वो रीइंफोर्स करना है हमें कि जो है वो एक मुस्लिम जो डिफीट थी, नॉट गोइंग इनटू हिस्ट्री के क्या हुआ क्या नहीं, सही गलत वो नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री, जो नेशनलिस्ट हिस्ट्री आगे जाके बनी, शेप उसने लिया, उसमें किस हद तक इस बात को एम्फसाइज किया गया कि मुस्लिम्स ने सरेंडर किया और उनका किंग जो है वो कावर्ड था। और ये वॉइस क्योंकि क्वीन मदर की है, तो ये पर्सपेक्टिव हमारे पास ज्यादा अच्छे से निकल के आता है। तो इस पोम में जो हम पर्सोना देखते हैं, जो स्पीकर है वो पोएट नहीं है, वो एक्चुअली क्वीन मदर है, जिनकी आवाज सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, और उनकी टोन भी जो है वो बोअब्दिल से काफी अलग है। सो एक ये जो है वो आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट जेंडर डायनामिक एंड द एलिमेंट्स। और भी चीजें हैं, लेकिन आई थिंक वी कैन परहैप्स कम बैक टू देम लेटर। Highlighted an important point, because what this reminds me is of a tension. There is a tension out there between these two characters. There's a tension between two civilizations, and there is a tension between the gender roles, even that as well. So it's interesting. हमने बात की, हम जब रीड कर रहे हैं तो हम उसको एज अ विंडो देखेंगे, और आई होप कि ये एक वर्ड्स पढ़ने से हम किस तरीके से एक जमाने के हालात को समझने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आई होप यू कैन यूज दिस टेक्निक व्हेन यू रीड अदर थिंग्स एज वेल। हम सेकंड स्टेप लेते हैं इसी को मिरर देखने का, और मैंने सोचा इसको क्यों ना एक सोशल मिरर के तौर पे देखा जाए, राइट? सो आई वांटेड टू पुट सम पिक्चर्स आउट देयर एंड सी, कम बैक टू दिस वर्ड्स, एंड आई थिंक इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स वी विल गो टू द नेक्स्ट वर्ड्स। आप में से किसी ने ये पिक्चर पहले देखी है, या इस तरह की कोई पिक्चर्स पहले देखी है? जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स इफ एनीथिंग इज सिमिलर। बोट्स जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, much more than in numbers than they are expected to do. These are अगर आपने recent years की न्यूज क्लिप्स फॉलो की हो तो जो yes absolutely फाइजा, जो माइग्रेंट्स थे, जो यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस था,
ये उसकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप में से काफी लोग इसके ऊपर बात करें। रेफ्यूजी क्राइसिस था, हो ये रहा था कि बहुत सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से लोग लाइफ बोट्स में बैठकर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे फॉर अ बेटर लाइवलीहुड, राइट? Think about and this was a very dangerous journey. A huge number of people lost their lives on their way, right? And just look at it. जब ये उनके इस तरफ अगर मोरक्को है या लिबिया है जहां से वो आ रहे हैं, what kind of farewell are they giving to their lands, right? Maybe they may not even return one day, right? And again we know कि इन रास्तों में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं just to reach to Europe, right? इसकी मिसाल इस आर्ट वर्क के अंदर मिलती है। I want you to guess, इस स्क्रीन पर इस वक्त आपको कितने डॉट्स नजर आ रहे हैं? Just make a wild guess. Put it in the chat box. कितने डॉट्स आपको लगता है इस स्क्रीन पर होंगे इस वक्त ये स्लाइड के ऊपर? Let's have a few points. तो मुझे लगे लोग जाग रहे हैं। अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड है ऑफ कोर्स। नजीरा, कोई एक नंबर दो मुझे, कोई भी, कि क्या कितने डॉट्स लग रहे हैं अंदाजन होंगे? ट्रिलियन, ओके। ज़ैन 34,000, वेरी क्लोज ज़ैन एक्चुअली। 2000 अमाउंट है, ओके। इस स्क्रीन पर जो नंबर ऑफ डॉट्स नजर आ रहे हैं ना हमें, वो तकरीबन है कोई 36,341, राइट? And Prihana, you are also close. Faiza, what you are saying is exactly right. ये artistic depiction है. Each dot signifies one death, right? तो जितने लोगों ने माइग्रेशन के दौरान अपनी जानें गंवाई हैं पिछले 7-8 सालों में, वो सब एक डॉट से सिग्निफाई हैं। तो थिंक अबाउट द नंबर ऑफ लाइव्स दैट आर लॉस्ट, राइट? ये जो ब्लू डॉट्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दरिया के सफर के दौरान या पानी मेडिटेरेनियन कोस्ट के अंदर अपनी जानें गंवाई, और जो राइट और लेफ्ट पर हैं, या तो उन्होंने अजाइलम के दौरान अपनी जानें गंवाई, या जेल में, या स्मगलर्स के हाथों, या किसी भी और तरीके से, राइट? Now when you know about this situation, फिर आप इनको देखें, ये भी कोई फेयरवेल कर रहे हैं। When you go back to this poem again, ये कैसा फेयरवेल है कि वो फेयरवेल कर रहे हैं अपने लोकल टावर्स को, अपनी स्ट्रीम्स को? Think about, are they running away, or it is their right to go, right? And it can generate a whole debate around what is bravery, what is honor, what to do in this situation when life is not treating you well, right? And you can work around with it. So think about कैसे एक poem से आप past और present की complexities को juggle कर सकते हैं in multiple ways. Okay, enough said. Let's go to something that is more closer to our culture and something that we are more familiar with. एक उर्दू poem का एक piece उठाते हैं. I hope आप में से काफी लोग इससे familiar होंगे. If not, then we will work it together and see how it goes. अगर आपने ये पहले कभी सुनी है या पढ़ी है तो एक thumbs up दीजिएगा, या कोई reaction अगर possible हो सके तो। ये गजल है जो सिराज औरंगाबादी की है, खबर है तहय्युर इश्क। किसी ने आज से पहले सुनी या पढ़ी कभी हो? लेट्स हैव अ थम्स अप अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो आज से पहले। ओके, आई कैन सी वन पर्सन। ओके, नादिया, नजीरा, थैंक यू। तो ये और रिसेंटली इसको अली सेठी ने भी गाया, आई थिंक वो वर्जन भी नोवा के साथ जो उनका है, दैट गॉट रियली पॉपुलर। और हम चाह रहे थे आज इसको थोड़ा सा अनपैक करें आपके साथ एज अ सेकंड एग्जांपल टुडे, एंड आई होप दिस गिव्स अस इनफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट टू कंटिन्यू अनपैकिंग डिफरेंट थिंग्स अराउंड। ये 4 वर्सेस हैं जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, और बिफोर वी गो ऑन टू दैट थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं कि क्या है, विच इज अ गुड प्रैक्टिस। सो सिराज औरंगाबादी ऑथर हैं इसके। he was born around 1716, 1716 के अंदर इनकी पैदाइश है। तकरीबन 50 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई है। सुन्नी सूफी चिश्ती ऑर्डर से इनका ताल्लुक बताया जाता है, और ये ज्यादा मशहूर नहीं हो पाए। ये आई थिंक अभी भी इनके ऊपर काफी काम करने की जरूरत है लिटरेचर के अंदर। 500 के करीब इन्होंने गजलें लिखी हैं अपनी जिंदगी के दौरान, और द ब्यूटी इज कि वो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को आर्टिस्टिक तौर के ऊपर बताने की कोशिश करते हैं, एंड देयर इज अ वेरी सोनिक थ्रेड टू इट।
सो जो इस वक्त हमें नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर इनकी गजल, खबर तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना तू रहा ना तू मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही. And then he goes on and on and on around that. But there is a sonic thread to it, there is a rhythm, there is something that is जो बड़ा मीठा कर देता है चीजों को. अगर आप इसको सिर्फ पढ़ें, अगर आपको मतलब भी ना समझ आ रहा हो, तो भी इसके अंदर कुछ एक फ्लो है. यानी खबर तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी. There is a kind of a rhythm and a meter that takes you to something around that. But let's unpack one or two verses. I know हमारे पास कुछ ही देर रह गई है. Let's unpack maybe first or the second piece, and then we can call it off. You want to unpack जो उसके elements हैं अगर, and can talk about the meanings. जी सर, बिल्कुल, थैंक यू. सो यहाँ पे जो है वो सबसे पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक की थी वो ये कि नो ब्यूटी रिमेन्स, नो फीवरिश मैडनेस, ना तो तू रहा ना मैं रहा. सो ये जो कॉन्स्टेंटली वो है कि एक के बाद एक लेयर पील ऑफ की जा रही है कि अब मैं ये भी नहीं रहा, अब मैं ये भी नहीं रहा, अब मैं ये भी नहीं रहा, तो रहा क्या. और जो रहा क्या, आई थिंक वो हमें पहली लाइन में मिलता है, बीविल्डरमेंट, कि जो है वो बीविल्डरमेंट इज बेसिकली तहय्युर, कि एक हैरत रही, एक बीविल्डरमेंट रही, जिसके आगे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है. सब उतर गया लेकिन उसके आगे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है. तो यहाँ पे अगर हम स्पीकर देखेंगे कौन है, तो शायद हमारे पास पोएट ही है. अभी हमारे पास कोई कॉन्क्रीटली हमें नहीं पता कि कौन है, लेकिन शायद हम आगे पोम में पढ़ें तो हमें समझ आएगा कि अच्छा ये कोई शख्स है जिसने जिसकी हैरत की एक्सटेंड क्या है, या जिसकी इश्क की एक्सटेंड क्या है. और आई थिंक इस स्पीकर को हम इसी हद तक नाम दे सकते हैं. हमारे पास इसके लिए नाम नहीं है, जैसे हमारे पास बॉब दिल का था या क्वीन मदर का था. ये शायद हमारे पास खुद पोएट ही हैं, क्योंकि पोएट की लाइफ से हमें पढ़ के पता चलता है कि ये उनके अपने एक्सपीरियंसेस को भी रिफ्लेक्ट करता है. तो एक वो चीज हो गई. दूसरी ये चीज बहुत अच्छी सी हो गई कि जब हम लास्ट इंग्लिश पोम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि स्पीकर को जानने के साथ साथ हमें पावर डायनामिक्स के बारे में पता चल रहा था कि क्वीन मदर के पास जो है वो इस पोम के जरिए बॉब दिल से ज्यादा पावर है. यहाँ पे जो हमारे पास स्पीकर है, उन्हें जानने का मतलब है कि हम उनके साथ बीविल्डर हो गए, हम उनके साथ उस हैरत में मुब्तला हो गए, हम उनके साथ वो पावर दे चुके. तो यहाँ पे स्पीकर को जानने का मतलब है कि हमारे हाथ से भी वो पावर जा चुकी. अब हम स्पीकर के साथ एक जर्नी ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जब ये सारी चीजें ना रही तो आखिर रहा क्या. सो या आई थिंक जो फर्दर कमेंट है वो मेरा इसके दूसरे शेड पे आएगा जब हम बाद में पढ़ेंगे. सो ओवर टू यू सर. Sure. So yeah, I would just unpack really quickly कुछ चीजें. और आई थिंक अच्छी बात यह है इस शायरी की कि हर कोई इसके अपनी मीनिंग बनाएगा, क्योंकि मीनिंग कहीं है नहीं. मीनिंग जब रीडर और टेक्स्ट मिलता है तो जनरेट होते हैं. सो दीज आर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स, एंड आई होप आप में से हर कोई जब इसको पढ़ रहा होगा तब उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग होगी. और आज के सेशन के बाद जब आपसे दोबारा सुनेंगे या पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक और रिफ्लेक्शन का लेयर आप ला सकेंगे इसके अंदर. तो लग ऐसा रहा है कि कोई खबर है जो मैसेंजर के साथ लाई गई है या भेजी गई है, और जो खबर है वो तहय्युर इश्क की है. और ये इश्क लफ्ज जो है वो बड़ा, इसका ट्रांसलेशन बड़ा ट्रिकी है. और अहमद साफी कहते हैं कि इसको ट्रांसलेट करना एज लव इज नॉट जस्टिस टू इट, और वो उसको ट्रांसलेशन में इसको रेडिकल लव कहते हैं कि इट्स अ वेरी इंटेंस काइंड ऑफ लव. और इश्क के बहुत सारे एटिमोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं कि ये वर्ड कैसे बना है, क्या है. एक इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें वो कहते हैं शक, किसी चीज को काट देना, राइट. सो इश्क में वो कोई काट है जो टुकड़े कर देती है. यानी कभी हम कहते हैं ना अंग्रेजी में कि माय हार्ट इज ब्रोकन, राइट, मेरा दिल टूट गया है, राइट, बिकॉज इट ब्रेक्स यू ऑफ. बट देन अ नंबर ऑफ सूफीज वुड से हार्ट ब्रेक्स ओपन फॉर समथिंग, राइट. यानी दिल टूटता है तो जगह होती है इसमें कुछ और जाने की. यानी वो जो फ्रेज है कि वुंड्स आर ओपनिंग्स फॉर लाइट, राइट. जब चोट लगती है तो वो जगह बनाती है
अंदर किसी चीज के जाने की. So I think दिल वो जो टूट रहा है ये, it's creating some space inside, right? So that's a very interesting idea of इश्क. और I think इश्क और आतिश का जो फर्क है इस शायरी के अंदर उन्होंने खेला है. Yes, that's a good point, and what you are saying in the chat box as well. वो कहते हैं ना क्या इश्क और आतिश दोनों ही बराबर, दोनों ही जला देते हैं, लेकिन एक के जलने के बाद कुछ रह जाता है और दूसरे में कुछ बाकी नहीं रहता. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क अराउंड दैट. तहय्युर के ऊपर काफी लोगों ने काफी चीजें लिखी हैं. इसका ट्रांसलेशन एक अंग्रेजी में भी और वो शायद हैरत हो सकता है. और हैरत ला इल्मी से डिफरेंट है. हैरत से मुराद ये कि आप इंगेज हुए हैं एक हद तक, जब आप ऑ में हैं किसी चीज के, जब आप किसी चीज के वंडर में हैं. जैसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स के अंदर आपने वादी हैरत देखा होगा, राइट, वेयर यू आर इन ऑ. सो ये कह रहे खबर है तहय्युर इश्क है. ये एक ऐसी जगह से एक ऐसी जगह की खबर आ रही है जहां पर जो है वो बिविल्डरमेंट है, जहां पर ऑ है, जहां पर हैरत है. और फिर ये कह रहा है ना जुनून रहा ना परी रही. ये जो दो वर्ड्स हैं, आई थिंक इसी के ऊपर हम पता नहीं अगला आधा घंटा बात कर सकते हैं. बट ये जो आइडिया जुनून, राइट, जुनून से मुझे याद आता है मजनून, राइट, क्योंकि जुनून अगेन somebody who is crazed by love, right? So जुनूनी और मजनून के बारे में ये कहा जाता है. और दूसरा यहाँ पर है परी. परी इज अ सिंबल और मेटाफर फॉर ब्यूटी, राइट. तो वो कह रहा है ना तो वो मजनून रहा ना तो वो ब्यूटी इज लैला, राइट. दैट ना तो वो मजनून रहा ना वो लैला रहा, ना वो जुनून रहा ना वो ब्यूटी रही है. तो क्या रहा है? तो वो कह रहे ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, राइट. So the boundaries of subject and object is disappearing in a way. यानी वो जो इब्न अरबी कहते हैं कि बिल्कुल अकबर सर जबरदस्त यहाँ होना ना होना और ना होना ऐन होना है. और इसको जो इब्न अरबी कहते हैं कि स्टेशन ऑफ नो स्टेशन, राइट. मकाम ऐसा है जिसका कोई मकाम नहीं है, राइट. और हाउ डू वी देन अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ अ स्पेस जहां पर ना मजनून है, ना लैला है, ना जुनून है, ना परी है, राइट. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड व्यू जो वो रखने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सामने. और वो कह रहे हैं जो रहा बिल्कुल पॉसिबली शायद सफीना या स्टेट ऑफ यूनियन की बात हो. बिल्कुल आई एम हैप्पी कि हम इसमें अपने अपने मीनिंग्स ढूंढ रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये मिरर की तरह है, हमें अपने मीनिंग्स का मौका देगा. और फिर ये जो कह रहे हैं बेखबरी का भी आप ट्रांसलेशन देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है. अनसेल्फ कॉन्शियसनेस, बड़ा पैराडॉक्सिकल ट्रांसलेशन है. सेल्फ कॉन्शियसनेस, लेकिन ये कह रहे हैं कि सेल्फ जा रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ एन अनसेल्फ कॉन्शियसनेस around that, which is a very how should I say tricky yet exciting translation to go around. Sorry, I can keep on speaking hour. I have to move on. Let me invite Iram for the next verse. Iram, सेकंड वर्स पे क्या थॉट्स हैं आपके एलिमेंट्स के हवाले से? थैंक यू सर. सो जो है वो ये वाला जो वर्स है ये है an amazing moment it was when I first learned from Passion's pages. Ever since Reason's tome stood on the shelf and remains right there, readerless. तो ये आपको एक बात बता रहा है जो आपने शायद पहले सुनी होगी, लेकिन ये इसे बहुत ही अनोखे अंदाज में बता रहा है. वो ये कि जिस वक्त मैंने इश्क से दो चार हुआ, मैं जिस वक्त मैंने इश्क के सफ़े पढ़े, उस वक्त मैं रीजन अकल की किताब को भूल गया. वो किताब पड़ी रही अपनी जगह पे, उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया, मैंने भी नहीं और किसी और ने भी नहीं. वो रीडरलेस रही. ये हमने सुना होगा अक्सर कि जो है वो जब हम सूफीज़म की बात करते हैं तो उसमें इश्क का ताल्लुक जो है वो दिल से होता है, और अक्सर उस दिल को जो है वो दिमाग से थोड़ा अलग किया जाता है. इस पे बहुत बात हो सकती है कि इसमें इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन आई थिंक जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हम अकल को जो है वो किताब के तौर पे ले रहे हैं, और पैशन को जो है जिसे हम इश्क कह सकते हैं उसे हम पेजेस के तौर पे देख रहे हैं. तो शायद एक तरह से हम कह रहे हैं कि कुछ सफात इश्क के काफी है एक पूरी किताब को भुलाने को. एक प्लस हमने जो अकल को किताब से तरजीह दी है, हम एक्चुअली आज के सेशन पे भी उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आज का सेशन हमारा है रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग, थिंकिंग. और शायद
एक इससे ये कहा जा सकता है कि एक मकाम वो आए कि जब रीडिंग से आगे कुछ करने की जरूरत हो और उसके लिए हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो, उसके लिए वी हैव टू डू समथिंग विद आवर हार्ट दैट डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्रिहेंशन। एक ये चीज हो गई। दूसरी एलिमेंट के हवाले से ये चीज हो गई कि जो है वो हमने इमेजरी की बात की थी। इमेजरी वाज वन ऑफ आवर एलिमेंट्स कि किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को, जगह को, इवेंट को डिस्क्राइब करना और इस तरह से डिस्क्राइब करना कि वो एक बहुत ही खूबसूरत शायरी बन गया। खूबसूरत शायरी की एक डेफिनेशन शायद ये हो सकती है कि जो है वो आपने किसी चीज को बहुत ही अच्छे से बयान किया और बहुत ही कम लफ्जों में बयान किया, जिसमें इमेजरी हमें बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे आप देखें कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया जिसपे सफे के सफे लिखे गए हैं सूफी लिटरेचर पे, उसने इतनी सी एक कपलेट में बयान कर दिया और इस तरह से बयान किया कि हम उसे देख पा रहे हैं अपने दिमाग में। हम थैंक यू अकबर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट। उसे हम अपने दिमाग में देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक किताब ताक पे रह जाती है, उस पर धूल लग जाती है जब हमें कुछ ऐसे सफ़े मिल जाते हैं जो कि शायद हमारे दिल के ज़्यादा करीब हो। सो यहाँ पे इमेजरी हमें बहुत हेल्प करती है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे शायर ने इसका इस्तेमाल किया है। ओवर टू यू सर। I know मेरे पास 7 मिनट और हैं, तो I would just jump to the last verse and say a few things and then maybe wrap it up. I think जो इसके अगर आप इसके लास्ट वर्स को देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये इस्तेमाल करता है बेखतरी और खतर, बिल्कुल इसी तरह जहां पर यहाँ पर वो इस्तेमाल करता है बेखबरी। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ खतर और खबर को एक साथ लाने का, बड़ा मजेदार काम है। लेकिन इसका लास्ट वाला वर्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है किया खाक आतिश इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को। एंड दिस आइडिया के, ये जो आइडिया ना खाक हो गए, आई थिंक इट्स इफ यू एनालाइज इट इन उर्दू पोइट्री, इसका एक मीनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है कि यू ट्रांसफॉर्म योर स्टेट, राइट। आप यानी हम कहते हैं यार खाक में मिल गए, यानी वो पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, जिससे बने थे वहीं पर वापस आ गए। सो अपना बीइंग, जो लिविंग बीइंग था, आपने उसको लूज किया है एंड देन यू बिकम समथिंग एल्स। आई थिंक वो जो खाक वाला जो आइडिया है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है डिस्कशन का, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, विच इज वेरी मच अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, अबाउट द कलर ऑफ अर्थ, अबाउट समथिंग दैट इज जिसको जिसको मतलब जो इश्क के बाद जो बचा है, अगर कुछ है तो वो। और इसके बाद ये जो आइडिया है दिले बेनवाए सिराज को, दिस स्पीचलेस हार्ट, राइट, जो जो कुछ जो जिसके पास अब रहा नहीं है कुछ बताने के लिए, राइट। सो क्या वो स्टेज है जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं रहा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आप पोइट्री का कर सकते हैं। लेकिन जो इरम ने भी बात की, जो बड़ा सेकंड लास्ट वर्स है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आज के सेशन के हवाले से भी, कि एक तो ब्यूटी है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं साउंड वाइज, सिंगिंग वाइज, और एक जो है वो इसकी मीनिंग्स और इसकी अंडरस्टैंडिंग्स है। आई वुड रेकमेंड कि हम दोनों को एंजॉय करें जब हम रीडिंग की बात करें। सो यस, मीनिंग मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स द ब्यूटी इज इन द फॉर्म एज वेल। अमेरिकन एक एसेइस्ट हैं, सूजन सोंटैग, जो बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि sometimes we humans are obsessed by interpretations. हमें लगता है अच्छा ये पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, which is good, हमें करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कभी कभार हम उसकी ब्यूटी और एस्थेटिक को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं उस मीनिंग मेकिंग के चक्कर में। सो आई होप कि आज जब ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मीनिंग्स की या डिस्कशन की, इसमें हम beauty is another element that we should keep sight of and we should not lose around in that way. Okay, 4 minute और है मेरे पास, so I have 2 stories to end up with. Maybe if I can, okay, let me end up with only one. I think अगर आज की पूरी कहानी को समराइज करना है तो आई थिंक एक जो स्टोरी स्लैश पोम जो रविंद्रनाथ टैगोर से ली गई है, The Astronomer, I think that would be apt to summarize it this way. I don't know if anybody would like to read it. Just unmute and start reading aloud. If not, then I would read it. Yeah, no. Okay.
I assume that it's me reading. Okay, just look at क्या different voices हैं, and I hope this would be a good summary to go around. It's a discussion happening between two characters, right? I only said when in the evening the round full moon gets entangled among the beeches of that dandelion tree. Couldn't somebody catch it, right? वो moon, क्या आप उस चांद को पकड़ सकते हैं? But Dada laughed at me and said, "Baby, you are the silliest child I have ever known. The moon is ever so far from us. How could anybody catch it?" अब देखिए, एक तरफ उस बच्चे का इमेजिनेशन चल रहा है और दूसरी तरफ कोई बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये रियलिटी कुछ और है, right? I said, "Dada, how foolish you are. When mother looks out of her window and smiles down at us playing, would you call her face far away?" Look how beautifully face of mother is juxtaposed with moon, right? Still, Dada said, "You are a stupid child, but baby, where could you find a net big enough to catch the moon with?" अच्छा, तो तुम्हें चांद पकड़ना है तो ऐसा नेट कहां से लाओगे? I said, "Surely you could catch it with your hands." But Dada laughed and said, "You are the silliest child I have known. If it came near, you would see how big is the moon." I said, "Dada, what nonsense they teach at your school. When mother bends her face down to kiss us, does her face look very big?" But Dada still said, "You are a stupid child." ये जो कन्वर्सेशन है अक्ल दिल, ये जो कन्वर्सेशन ऑफ ब्यूटी और फॉर्म, और ये जो कन्वर्सेशन ऑफ साइंटिफिक रेशनैलिटी एंड एस्थेटिक ब्यूटी, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई होप द रीडिंग्स दैट यू विल डू विल कम आउट. I know I have been told कि मुझे रीडिंग के लिए मोटिवेट करना है, एंड आई थॉट कि ये दो पीसेस को एक साथ पढ़ने से शायद हम में से कुछ लोग इस तरह के पीसेस को आगे कंटिन्यू कर सके और मजीद पढ़ना चाहें. To end the story, I would say that एक शख्स एक बेगर, एक भिखारी एक गली के नुक्कड़ पर बैठता था और पिछले कोई 20 से 30 साल तक वो उसी जगह पर जो है वो बैठा रहता था और रोज आते जाते लोगों से कुछ ना कुछ मांगता था. कुछ इसको देते थे, कुछ नहीं देते थे, कुछ धुतकार देते थे, और उसकी जिंदगी इसी तरह गुजर गई. 25-30 साल बाद उसकी जो है वो वफात हो गई. जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे उन्होंने कहा, यार ये तो कितनी जगह गंदी हो रही है, 30 साल से ये यहाँ बैठता था, स्मेल आ रही है इस जगह से, चलो उसको मिलके थोड़ा सा साफ करते हैं. जब सफाई वगैरह की उन्होंने और उसको थोड़ा सा, उन्होंने कहा चलो यहाँ थोड़ा कुछ खोद कर यहीं पर पौधे उगा देते हैं ताकि कुछ अच्छा व्यू हो जाए इस जगह का. जब उन्होंने खोदना शुरू किया, थोड़ा सा ही खोदा था, तो नीचे से एक बक्सा निकलता है और उस बक्से में ढेर सारे जवाहरात और सोने के जेवर होते हैं. तो वो लोग एक दूसरे को देखकर हंसना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं यार कितना बदनसीब था, 30 साल तक इस सोने के बक्से पे बैठा हुआ था लेकिन सारी जिंदगी हाथ फैलाता रहा कि यार कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो. काश उसे समझ होती कि वो जहां बैठा हुआ है उधर ही इतना कुछ है कि वो उसके काम कर सकता है. And I think this idea that we all are sitting on gold mines, हमारे पास नॉलेज का रिसोर्स पड़ा हुआ है, it's just you're like यार थोड़ा सा ये बता दो, ये बता दो, which is good, we should interact with it. But I think जो gold mine of knowledge हमारे पास है, we should also start utilizing it by reading and engaging it. It's good to stand outside. दो लोग अगर बाहर खड़े हैं और बात करें, अरे ये जो दरिया में तालाब में जो मोती है ये बड़ा अच्छा है, ये चमकता भी है, ये वैसा भी है, ये वैसा भी है. But until you dive in, जब तक आप कूदेंगे नहीं, I think इस reading की दुनिया में you won't get that joy of it. So I hope, I wish, I pray that all of you dive in, and I know a number of you have dived in already. Thank you, आपने आज वक्त का कीमती तोहफा दिया. आज के इस दौर में वक्त से बड़ा कोई तोहफा नहीं है. बाकी सारी चीजें replaceable हैं, but शायद वक्त replaceable नहीं है. And I hope you enjoyed and you learned something today. If not, then apologies. Okay, Rabab, over to you. Thank you so much.